राहुल गांधी ने जो प्रचार प्रसार किया वो कहीं भी काम नहीं है। हालांकि तेलंगाना में ज़रूर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन देखिए मसला यही है कि इस तरह से आप जो हिंदी बेल्ट है उसके ऊपर कब्जा कर पाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है आप अपनी जो पैठ आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर अपने आप को ताकतवर बनाने से कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रही। अगर कांग्रेस पार्टी को दोबारा इस्टेब्लिश होना है तो इन 4-5 जो राज्य हैं हिंदी बेल्ट के, इनमें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और देखिए हार जीत तो लगी रहती है। 84 में बीजेपी के पास महज 2 सीटें थी, लेकिन उस पार्टी ने लगातार काम किया, उनके नेताओं ने काम किया और आज ये पार्टी 300 से भी ज़्यादा सीटों पर जो इस्टेब्लिश है। तो ऐसे में जो भी पार्टियां, क्यों नितिन गडकरी ने ये बात कही कुछ समय पहले कि चाहे कोई भी दल हो, अगर उसकी विचारधारा उस दल के साथ में है तो आज नहीं तो कल उसको सफलता मिलेगी। और ऐसे में पार्टी छोड़कर जाने से अच्छा है अपनी पार्टी के लिए काम किया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो रणनीतियां हैं वो फिलहाल कारगर साबित नहीं हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जरूर ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो काम करती हुई नजर आएंगी। और जिस आधार पर सचिन पायलट हों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी हों, ये तमाम जो नेता ये कोशिशें करते नजर आ रहे हैं कि हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वायदे करके, जो दावे करके सत्ता में आए थे, उन पूरे वायदों में फेल हो चुके हैं यहाँ पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष कोशिश कर रहा है कि देश के लोगों के बीच जाकर के, जनता के बीच जाकर के उन मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं पीएम मोदी को या बीजेपी को बेनकाब करने की कोशिश की जाए, जिससे कि 2024 में सत्ता का दरवाजा वापस उनके लिए खुल सके। लेकिन जब बेटियां सड़कों पर आकर चिल्लाने लगती हैं, न्याय की मांग करती हैं, तो पीएम मोदी यहां पर कुछ नहीं कहते हैं। तो इसके चलते भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं। और इसके अलावा भी हमने कई ऐसे मुद्दे देखे हैं जिसके चलते देखा गया है कि बीजेपी के दिग्गज नेता चुप्पी साधे हुए नजर आए। चाहे बात कर ली जाए स्मृति ईरानी की, तो कहीं ना कहीं वोटिंग बैंक पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया है। अब बात यहाँ पर CAA को लेकर कर ली जाए, चुनावी बॉन्ड को लेकर कर ली जाए, चाहे बात यहाँ पर अन्य मुद्दों को लेकर कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक घटता हुआ तो नजर आया। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं सेंधमारी करने में अभी भी कामयाब हो रही है। सर्वे रिपोर्ट्स पर रुख कर लिया जाए, अगर यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स पर रुख कर लिया जाए, तो जिसमें यही देखा जा रहा है कहीं ना कहीं वोटिंग बैंक अब भी बढ़ता हुआ नजर आया। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर आने वाले समय में एक बार फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर यहाँ पर बीजेपी की जीत मानी जा सकती है। और पीएम मोदी का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा ब्रांड तो बन चुका है। इसी वजह से हमने देखा कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट के तौर पर, CM के कैंडिडेट के तौर पर उतारे जाने थे नेता, उन्हें आगे नहीं किया गया, बल्कि पीएम मोदी के चेहरे को आगे किया गया। तो उस लिहाज से देखा जाए बीजेपी को फायदा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों में अब बखूबी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारते हुए नजर आएगा, ये तमाम सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं अब विपक्ष के ऊपर लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है और वो लगातार राहुल गांधी को भी घेरते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारते हुए नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रही है, वो बार बार यही बोल रही है कि जहां पड़े राहुल गांधी के कदम वहां पर टूटे इंडिया गठबंधन के दम। जिस तरीके से बीजेपी लगातार राहुल गांधी को ट्रोल कर रही है, ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि इन सभी चीजों को लेकर अब इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन किसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। आज इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन अपनी जो पॉलिटिक्स कर रही है, जिस तरीके से वो चुनाव से पहले डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम को कम करती हुई नजर आ रही, क्या वो अपनी चुनाव रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है या वो जनता को साधने की कोशिश कर रही है, वाकई में जनता के लिए काम करना चाह रही है? देखिए बिल्कुल, और चुनाव बहुत नज़दीक है और चुनावों के नज़दीक आते ही हम देखते हैं अमूमन की बहुत सारी जो चीज़ों के दाम हैं वो कम होने लगते हैं। ऐसे में गैस के दाम आप देखिए, डीजल पेट्रोल के दाम आप देखिए, लेकिन बढ़ाए किसने? तो सवाल यही है कि यही मोदी सरकार है जिन्होंने वायदा किया था कि आपको कम दामों पर सिलेंडर मिलेगा, इसके अलावा पेट्रोल डीजल पे दाम कम होंगे, बेरोजगारी खत्म होगी। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी जस के तस हैं, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में आज सरकार को घेरने का बेहद अच्छा मौका है विपक्ष के पास में, जो तमाम सारे मुद्दों पे उनको घेर सकते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि विपक्ष के अंदर आपस में खुद ही अंतर्कलह है, जिससे कोई भी मुद्दा जो बड़ा बन सकता है वो बड़ा नहीं बना पाते। यही वजह है कि मोदी सरकार जिस प्रभावी ढंग से लगातार 2 साल से चुनी जा रही है, उसी प्रभाव से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार भी हम 400 पार जाएंगे। और जो विपक्षी दल हैं, एक कुनबा
बनाने का प्रयास करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हों या साउथ की पार्टियां हों, इसके अलावा बिहार हो, तमाम ये लोग कोशिश करते हैं कि एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए जिससे बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, ये गठबंधन जो है अलग अलग हो जाता है, तितर बितर हो जाता है। इसमें नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, इसमें जयंत चौधरी अलग हो जाते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी वो अपने आप को साइड कर लेती है। तो ऐसे में यही सवाल उठते हैं कि इतने बड़े मुद्दे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2014 से पहले जब दाम बढ़ा करते थे, तो चाहे स्मृति ईरानी हो या और भी बीजेपी के लीडर्स हों, वो तमाम तरह से कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आते थे। स्मृति ईरानी ने तो पीएम उस समय के जो मनमोहन सिंह थे उनको चूड़ियां भेजी थी। तो ऐसे कई सारे वाकये जहां पर बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जो सरकार थी उस समय, उसके खिलाफ तमाम तरह से मोर्चाबंदी की थी। लोगों के अंदर ये जज्बा जगाया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तमाम तरह की बातें कही। लेकिन उसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो आज बीजेपी को कांग्रेस पार्टी घेर सकती है। तमाम तरह के जो चीज़ों का वायदा उन्होंने किया था उससे एकदम खिलाफ वो नजर आते हैं। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है, भले ही वो प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रयास नाकाफ़ी हैं, क्योंकि राहुल गांधी भले ही न्याय यात्रा कर रहे हैं और तमाम तरह से लोगों को कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मसले हैं उन पे कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं। इसीलिए जो उनकी सरकार जहाँ भी बनती है या तो वो टूटने की कगार पे आती है। जैसे हमने हिमाचल में देखा, तमाम सारे लोग उनके बागी हो जाते हैं। तो अपनी पार्टी को स्थिर रखना मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो। जी बिल्कुल रमन जी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार सवाल उठा रही कि राहुल गांधी कंफ्यूज हैं और वहां जहां पर जाते हैं वहां पर बर्बादी शुरू हो जाती है। जैसे बीजेपी के अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि यूपी से आरएलडी छोड़ गई और बिहार से संयोजक छोड़ गए और गुवाहाटी से मिलिंद देवड़ा छोड़ गए, ऐसे तमाम नाम उन्होंने गिनाए। जिस तरीके से वाकई में राहुल गांधी की पार्टी अब लगातार कमजोर हो रही है और जिस तरीके से उनको भारत जोड़ो यात्रा में लाभ मिला था, क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उस तरीके को लाभ देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल इसे कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं, बीजेपी के साथ में। आपने देखा गौतम गंभीर ने चुनाव आने से पहले ही कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, राहुल कांसवान पार्टी छोड़ गए। इसके अलावा हर्षवर्धन ने मना कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, मैंने कहा कि जो महत्वपूर्ण मसले होते हैं उस पर कांग्रेस पार्टी चूक जाती है। अभी आप देखिए कि जिससे चुनावी चंदे के ऊपर पार्टी को घेरना चाहिए, इतने बड़ी बड़ी कंपनियों ने बीजेपी को इतने बड़ी तादाद पे जो है जो फंडिंग की है, तो उसके ऊपर लगातार पार्टी उनको घेर सकती है। लेकिन जिस तरह का माहौल बनना चाहिए वो माहौल नहीं बन पाता। और देखिए, राहुल गांधी जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, लगातार प्रयास करते रहे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनके प्रयास नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से चुनाव जीतना चाहिए, हमने देखा कि हाल के चुनाव में 5 चुनाव की बात करें, 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें जो हिंदी बेल्ट के तीनों राज्य थे, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी को हरा देगी। लेकिन ऐन वक्त पे जब रिजल्ट सामने आते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि राहुल गांधी ने जो प्रचार प्रसार किया वो कहीं भी काम नहीं। हालांकि तेलंगाना में ज़रूर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन देखिए मसला यही है कि इस तरह से आप जो हिंदी बेल्ट है उसके ऊपर कब्जा कर पाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और वेस्ट बंगाल, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है आप अपनी जो पैठ आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर अपने आप को ताकतवर बनाने से कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी को दोबारा इस्टेब्लिश होना है तो इन 4-5 जो राज्य हैं हिंदी बेल्ट के, इनमें बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और देखिए, हार जीत तो लगी रहती है। 84 में बीजेपी के पास महज 2 सीटें थीं, लेकिन उस पार्टी ने लगातार काम किया, उनके नेताओं ने काम किया और आज ये पार्टी 300 से भी ज़्यादा सीटों पर जो इस्टेब्लिश है। तो ऐसे में जो भी पार्टियां, क्यों नितिन गडकरी ने ये बात कही कुछ समय पहले कि चाहे कोई भी दल हो, अगर उसकी विचारधारा उस दल के साथ में है तो आज नहीं तो कल उसको सफलता मिलेगी। और ऐसे में पार्टी छोड़कर जाने से अच्छा है अपनी पार्टी के लिए काम किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी अपने चुनाव में जुटे हुए हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ सीटें उनको हासिल जरूर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से वो विपक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका क्या असर पड़ने वाला है मोदी सरकार के ऊपर, ये सवाल हम दिनेश से लेंगे कि आने वाले समय में जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या उनकी सीट पर या फिर उनके वोट पर कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले कई दिनों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, 14 जनवरी से ये यात्रा मणिपुर के इम्फाल से शुरू हुई थी और अब अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में शुरुआत से ही 5 जो मुद्दे लेकर के चल रहे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, यहाँ पर महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, तमाम वो बातें करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में होते हुए एक आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि 2023 की बात करें तो हम कांग्रेस पार्टी को 3 राज्यों में सरकार बनाने का मौका मिला, वहीं
3 राज्यों से सरकार से हाथ धोना भी पड़ा, क्योंकि जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा जो माहौल तैयार किया है पिछले कुछ दिनों में, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हो, चाहे यहाँ पर विपक्ष को घेरने के लिए तमाम वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का डर दिखा करके तमाम जो नेता हैं उनके रेड पड़ रही है, और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर तो हो रहा है। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं लगातार कि भाई महंगाई इस देश में चरम सीमा पर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त विपक्ष में थे, तमाम रैलियों में, तमाम जनसभाओं में ये कहते नजर आते थे कि 35 रुपए डीजल पेट्रोल हो जाएगा। दूसरी तरफ बता दें तो सिलेंडर के दाम पर कहीं ना कहीं राजनीति करते नजर आए थे। स्मृति ईरानी खुलेआम वहां पर प्रदर्शन करते नजर आई थी। प्रधानमंत्री माफ कीजिए, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर के सवाल खड़ी करते नजर आई थी। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर संवैधानिक बताया है, यहाँ पर विपक्ष के पास एक अच्छा मुद्दा है। तमाम जो है शेल कंपनियों के माध्यम से बीजेपी को पिछले 5 सालों में करीब जो है 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जो अकेली ऐसी पार्टी है जिसने 95% चंदा जो है हासिल किया है। तो ऐसे में तमाम जो ये मुद्दे हैं यहाँ पर विपक्ष को जो उठाने चाहिए, बीजेपी इन मुद्दों को 2014 से पहले मुखरता के साथ उठा रही थी। कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल जो है वो इस मुद्दे को उतना कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी ने जो एक हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, राम मंदिर का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, राष्ट्र हित की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे जहां देश के लोगों का ये एक तरीके से ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, और उस मुद्दे पर उसको सफलता मिली है। तो अब विपक्ष को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम जो विपक्षी नेता हैं महाराष्ट्र से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक, तमाम नेताओं को यहाँ पर मजबूती के साथ आवाज उठानी पड़ेगी, तब जाकर के उन्हें कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में सफलता मिल पाएगी। तो दिनेश, क्या आपको लगता है कि ये 2024 का जो चुनाव होने वाला है ये पीएम मोदी के चेहरे पर होने वाला है? क्योंकि लगातार जो आपने जैसे बात की कि ये जो है एनडीए गठबंधन लगातार इसी बात का मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहा है कि राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते या उनकी सरकार कुछ नहीं कर सकती, उनके जो मुद्दे होते हैं वो बेबुनियाद होते हैं एक तरीके से। लेकिन वो पीएम मोदी के चेहरे पर, जैसे अयोध्या राम मंदिर आप देखिए, उसका वो मुद्दा बनाते हुए नजर आते हैं, अपनी योजनाओं का लगातार बात करते हुए नजर आते हैं, और ये बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने मिशन और विजन की राजनीति की है। तो जिस तरीके से वो ये बात उठाते हुए नजर आते हैं, क्या वाकई में बीजेपी ने मिशन और विजन की राजनीति की है? देखिए, जिस तरीके से पिछले 10 सालों से जो राजनीति हो रही है उसका स्तर आप पिछले वक्त से उसकी तुलना करेंगे तो ये जो है कंपैरिजन में आपको फर्क दिखेगा कि बीजेपी ने उन मुद्दों को ज़्यादा उठाया है जिन मुद्दों के आधार पर बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर जो है पिछले कुछ वक्त से ये कहें कि तमाम जो नेता हैं वो इस तरीके से पेश कर रहे हैं, सरकार की नीतियों को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि हम इस मुद्दे को लेकर राष्ट्र हित में फैसले ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर उन मुद्दों को उठा भी रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो रणनीतियां हैं वो फिलहाल कारगर साबित नहीं हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जरूर ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो काम करती हुई नजर आएंगी। और जिस आधार पर सचिन पायलट हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी हो, ये तमाम जो नेता ये कोशिशें करते नजर आ रहे हैं कि हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वायदे करके, जो दावे करके सत्ता में आए थे, उन पूरे वायदों में फेल हो चुके हैं यहाँ पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष कोशिश कर रहा है कि देश के लोगों के बीच जाकर के, जनता के बीच जाकर के उन मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं पीएम मोदी को या बीजेपी को बेनकाब करने की कोशिश की जाए, जिससे कि 2024 में सत्ता का दरवाजा वापस उनके लिए खुल सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आ रही है और ये लोग लगातार जैसे मोदी के खिलाफ घेरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन घेर नहीं पा रहे। जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं अयोध्या मंदिर और आर्टिकल 370 और ऐसे तमाम मुद्दे हैं वो उठाते हुए नजर आए और वो जनता को कहीं ना कहीं उससे प्रभावित करते हुए भी नजर आए हैं और उनका जनाधार इसी वजह से बढ़ता हुआ जा रहा है। अगला सवाल लेंगे और आखिरी सवाल प्रांसी से कि प्रांसी, आने वाले समय में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने काम किया है, क्या ऐसे उनके पीएम फेस के ऊपर वोट मिलने वाले हैं उनको या फिर उनके काम के ऊपर? देखिए, पीएम मोदी का जो कार्यकाल रहा है 9 से 10 साल का कार्यकाल, जिस तरीके से देखने को मिला है उसमें साफ तौर पर नजर आया है कि महिलाओं के मुद्दे को विपक्षी दलों ने काफी उठाया है। और इस बीच जिस तरह से मुद्दा उठता हुआ नजर आया, मणिपुर में जो हमने हिंसा होती हुई देखी, जहां महिलाओं के साथ जो अत्याचार है, जिसके चलते मोदी सरकार की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने कई बड़े बड़े दावपेच खेल दिए, कई ऐसे बिल को पास कराया। अगर बात कर ली जाए नारी शक्ति अधिनियम के बारे में, तो यहाँ पर उसके चलते भी मोदी सरकार
कहीं ना कहीं वोटिंग बैंक को बढ़ावा देने की कोशिश करती हुई नजर आई। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर ऐसे कई मुद्दे उठते हुए नजर आए। जो मोदी सरकार बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बात करती है और उन्हीं बेटियों की जब बात आती है तो वह चुप्पी साधते हुए नजर आते हैं। चाहे बात कर ली जाए महिला पहलवानों के बारे में, और महिला पहलवानों ने जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया था, और उस बीच यहाँ पर मोदी सरकार की चुप्पी ने सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिरकार पीएम मोदी यहाँ पर क्यों चुप हैं। जब बेटियां गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं तब वह चाय पर बुलाते हैं, लेकिन जब बेटियां सड़कों पर आकर चिल्लाने लगती हैं, न्याय की मांग करती हैं, तो पीएम मोदी यहाँ पर कुछ नहीं कहते हैं। तो इसके चलते भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं। और इसके अलावा भी हमने कई ऐसे मुद्दे देखे हैं जिसके चलते देखा गया है कि बीजेपी के दिग्गज नेता चुप्पी साधे हुए नजर आए। चाहे बात कर ली जाए स्मृति ईरानी की, तो कहीं ना कहीं वोटिंग बैंक पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया है। अब बात यहाँ पर CAA को लेकर कर ली जाए, चुनावी बॉन्ड को लेकर कर ली जाए, चाहे बात यहाँ पर अन्य मुद्दों को लेकर कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक घटता हुआ तो नजर आया। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं सेंधमारी करने में अभी भी कामयाब हो रही है। सर्वे रिपोर्ट्स पर रुख कर लिया जाए, अगर यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स पर रुख कर लिया जाए, तो जिसमें यही देखा जा रहा है कहीं ना कहीं वोटिंग बैंक अब भी बढ़ता हुआ नजर आया। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर आने वाले समय में एक बार फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर यहाँ पर बीजेपी की जीत मानी जा सकती है। और पीएम मोदी का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा ब्रांड तो बन चुका है। इसी वजह से हमने देखा कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट के तौर पर, CM के कैंडिडेट के तौर पर उतारे जाने थे नेता, उन्हें आगे नहीं किया गया, बल्कि पीएम मोदी के चेहरे को आगे किया गया। तो उस लिहाज से देखा जाए बीजेपी को फायदा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी प्रांसी ने बताया कि तमाम मुद्दे हैं जिस तरीके से विपक्ष लगातार उठाते हुए नजर आया, लेकिन उस पर पीएम मोदी ने अपना रुख नहीं किया। मणिपुर का मामला हो या तमाम मामले ऐसे हुए, ऐसे में पीएम मोदी ने अपने जवाबदेही कोई भी साबित नहीं की। जिस तरीके से वो लगातार इस पर चुप्पी साधते हुए नजर आए। अब ऐसे में लेकिन धर्म के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से उनकी योजनाएं आई, कुछ को लेकर पीएम मोदी का जो जनाधार है अभी भी बरकरार है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं इसमें पीछे जरूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है कि आने वाले चुनाव में कौन अपने सर पर ताज सजाता हुआ नजर आएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।